नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। पिछले 48 घंटों से तमाम टेलीविजन चैनल, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, इन सभी जगहों पर एक ही चर्चा है और वो चर्चा है कि शरद पवार ने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दिया जो बयान इस समय कईयों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर शरद पवार कहां के हैं, यहां के या वहां के, यानी कि एनडीए के या फिर विपक्षी नेताओं के संगठन इंडिया के। दोस्तों, जैसे आपने सभी जगहों पर सारी डिबेट्स देखी, सुनी, अखबारों के लेख पढ़े, सोशल मीडिया पे कई सारी पोस्ट देखी, तो जैसे आपने ये सारी चीजें देखी, मैंने भी इन सारी चीजों को देखा, उसको स्टडी किया। और चूंकि मैं कई सालों तक महाराष्ट्र में रिपोर्टिंग कर चुका हूं, तो मैं कुछ कंक्लूजन पर आया। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है कि आप 4 पीएम महाराष्ट्र देखते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति का एनालिसिस सुनने के लिए, तो अंत में कोई ना कोई ठोस ऐसा एनालिसिस होना जरूरी है जिसके इर्द गिर्द हमारी स्टोरीज जो हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं, हमारी बात हम आप तक पहुंचाते हैं। तो मैं कागज पेन लेकर बैठा और मैंने अलग अलग वेबसाइट्स की, टेलीविजन चैनल की, यूट्यूब चैनल की डिबेट की, इन सभी जगहों में जो बड़े बड़े राजनैतिक पंडितों ने जितनी भी बातें बताई है, उनका सार जो है वो कहीं ना कहीं नोट डाउन करना शुरू किया। और फिर उस पर मैंने अपने रिपोर्टिंग समय में जो चीजें ऑब्जर्वेशन की थी उसके साथ इन चीजों का मिलान शुरू किया। तो दोस्तों, ये सब कुछ करने के बाद में आखिरकार मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा। ये कंक्लूजन जो है वो मेरे लिए इस वक्त तक का, मतलब जब तक मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक की जितनी भी बातें हुई, अब तक जितनी भी घटनाएं हुई, सारी घटनाओं का कॉग्निजेंस लेते हुए मैं उस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं। जाहिर सी बात है, अगर भविष्य में कोई बड़ी घटनाएं हुई तो ये कंक्लूजन में बदलाव हो सकता है। तो मैं जिस कंक्लूजन पर पहुंचा वो वही पहुंचा कि जैसे संसार का नियम है कि संसार का एक ही नियम है जो फिक्स है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। वो नियम यह है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जी हां, परिवर्तित नहीं होने वाला नियम ही यह है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक इसी तरह कंफ्यूजन इज द पॉलिसी, यानी कि विवाद बनाए रखना, चर्चा बनाए रखना, किसी चीज की स्पष्टता न होने देना, ये अस्पष्टता ही पवार परिवार की स्पष्ट पॉलिसी है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्तों, इसके पीछे का जो मेरा तर्क है, मेरा एनालिसिस है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आखिर अस्पष्टता यही स्पष्ट नीति क्यों है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से एक बात कही जाती थी, वो ये है कि एक परिवार ऐसा है महाराष्ट्र की राजनीति का जो कभी टूट नहीं सकता, जिसमें कभी फूट नहीं पड़ सकती। वो परिवार है पवार परिवार। ऐसी स्थिति क्यों है? क्यों ये कहा जाता है कि पवार परिवार कभी फूट नहीं सकता? तो इसकी दो वजह है। एक है पारिवारिक वजह, जिसमें सारे के सारे परिवार के लोग जो हैं वो एक साथ हैं, और दूसरी है आर्थिक वजह। ये एक ऐसा ताना बाना है जिसे बहुत सोच समझकर बुना गया है। कुछ इस तरह से बनाया गया है
कि हर परिवार के सदस्य को दूसरे परिवार के सदस्य की जरूरत पड़ेगी ही। तो एक तो आप पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं और दूसरा आप आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। इस स्नेह, उत्साह, उमंग को बनाए रखने के लिए हर दिवाली के बाद बारामती में पूरा का पूरा पवार परिवार एक साथ कुछ दिनों के लिए इकट्ठा भी होता है। ये वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन पवार परिवार के लोग एक साथ होते हैं एक छत के नीचे, जैसे सभी के यहां होते हैं। लेकिन ये गैदरिंग दूसरी गैदरिंग से अलग है, क्योंकि ये पावरफुल लोगों की गैदरिंग होती है। शक्तिशाली, सत्ता नशीन, सत्ता पर कब्जा रखने वाले नेताओं की मीटिंग होती है। दोस्तों, एनसीपी पार्टी में ये जो फूट पड़ी है, इसके पारिवारिक और आर्थिक मायने इस परिवार के लिए बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही ऊंचे हैं। एक मुद्दा यह है कि इन दोनों ही परिवारों को एक दूसरे के साथ में अलग अलग भूमिकाएं रखनी है, क्योंकि अगर अलग अलग भूमिका नहीं रखी तो अजीत पवार एनडीए में और शरद पवार इंडिया में सरवाइव नहीं हो सकते। तो दोनों का विरोध करने का क्या रीजन? दोनों के विरोध होने का रीजन यह है, नंबर एक, कि केंद्र में क्या एनडीए बनी रहती है या भारत इंडिया को मौका देता है, जनता इंडिया को मौका देती है। अगर इस सूरत में पवार परिवार का अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में मौजूद नहीं है तो परिवार का आर्थिक और पारिवारिक नुकसान पक्का समझो। यानी एक आदमी का वहां रहना जरूरी है, और वो आदमी अजीत पवार नहीं हो सकते, क्योंकि अजीत पवार नेगोशिएट करने के लिए बहुत ही जूनियर है। सोनिया गांधी से बात करने के लिए, नीतीश कुमार से बात करने के लिए, लालू प्रसाद से बात करने के लिए वो बड़े जूनियर हैं, महाराष्ट्र के लेवल के नेता हैं। तो इंडिया में कौन रहेगा? इंडिया में रहेंगे शरद पवार, और एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे, एक दूसरे से अलग अलग भूमिकाएं लगातार बनाते रहेंगे। आप देख लेना, शरद पवार अंत तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कम से कम लोकसभा तक तो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में यदि एनडीए की जीत होती है तो अगली परिस्थिति के अनुसार अगला निर्णय शरद पवार लेने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पहले से एनडीए में मौजूद है। और समझिए कि इंडिया जीत गया तब क्या? तब सारी ईडी, सीबीआई वगैरह ये तो इंडिया के पास होगा, जो कि इस समय विपक्षियों का गठबंधन है। तो आपकी जरूरत बदल जाएगी, आपकी नीड बदल जाएगी। तो ऐसे में अजीत पवार फिर घूम के इंडिया के पास आ सकते हैं। तो एक जोन क्रिएट कर रखा है सेंट्रल लेवल पे, जिसका अभी का जो उनको रिजल्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सभी से राहत सारे बड़े नेताओं को। और चूंकि शरद पवार के ऊपर ऐसा कोई मामला बना ही नहीं है, एक मामला था जिसमें वो खुद जाके प्रेजेंट होके आए, बात खत्म। अब हम बात करेंगे कि एक दूसरे के साथ हैं, ये स्टेटमेंट क्यों देना है? तो ये बार बार स्टेटमेंट इसलिए देना है क्योंकि आपके जो आर्थिक रूप से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, कहीं उन्हें यह मैसेज न चला जाए कि परिवार में दो टुकड़े हो गए हैं। क्योंकि अगर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो जाती है तो फाइनेंसर्स एक वो व्यक्ति होता है जो सबसे पहले चला जाता है, आपके स्टेक होल्डर सबसे पहले बिखरने लगते हैं। आप सारे के सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस देख लीजिए, यानी कि आप शुगर फैक्ट्रीज देख लीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज देख लीजिए, एपीएमसी देख लीजिए। इन एपीएमसी में शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट, इन दोनों का मिलान होता है, तब वो वहां पर सत्ता में बने रहते हैं। अगर इन दोनों गुट के बीच में झगड़ा है और दोनों को अलग होने की बारी आ रही है
तो उस स्थिति में सत्ता में वो नहीं बन रह सकते। कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, शिवसेना सत्ता में आ जाएगी, फिर परिवार का नुकसान, फिर आर्थिक नुकसान। तो बार बार ये स्टेटमेंट देना जरूरी है। स्टेटमेंट को आप लगातार चेंज करते रहिए, क्योंकि कंफ्यूजन ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें पवार परिवार की फ्यूचर की राजनीति छिपी हुई है। जब तक ये कंफ्यूजन कंटिन्यू रहेगा तब तक स्टेक होल्डर्स होल्ड पे रहेंगे, वो कोई फैसला नहीं करेंगे। और ये स्थिति और कितने महीनों तक जारी रखनी है? अगले 6 महीनों तक। यानी कि राज्य में अजीत पवार, केंद्र में शरद पवार, यही स्थिति पहले भी थी। यानी सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में जो मनमुटाव की खबरें हैं और जो मनमुटाव है भी, ये मनमुटाव और साथ ही सीबीआई इसकी वजह से, ये सीबीआई ईडी की वजह से ये दोनों अलग तो हो गए, लेकिन ये गठजोड़ इतना मजबूत है कि आप सोचते हैं इतना आसानी से वो टूट नहीं सकता। अगर वो टूट गया तो परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम नेगेटिव तरीके से सोचते हैं इसी बात को। आप ये समझ लीजिए शरद पवार ये कह देते हैं कि मैं अभी के अभी शरद पवार को गेट आउट करता हूं, ना वो फैमिली में रहेगा ना मेरे पास रहेगा, और एनसीपी में फूट है। अब शरद पवार को अपना दमखम दिखाना है, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, इंडिया में अपनी जगह बनाए रखनी है। लेकिन वो हो गए वीक। अब वो वीक इसलिए क्योंकि अजीत पवार तो नहीं ही है, और कांग्रेस पार्टी आपको क्या लगता है इतनी आसानी से शरद पवार को फिर एक बार खड़ा होने का मौका देगी? जी नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जितना नुकसान किया है उतना अन्य किसी दल ने नहीं किया। ये एक वास्तविकता है और इस वास्तविकता को मान लेना बहुत जरूरी है। ऐसे में शरद पवार को यह गैप बनाए रखना है कि मैं जा भी सकता हूं, हम एक हो सकते हैं। अगर अजीत पवार ये कह देते हैं कि शरद पवार जो है उनके साथ अब हमारे सारे रिश्ते कट हो गए, हम उनका फोटोग्राफ भी हटा रहे हैं, ना ही उनका कोई नाम लेगा, इत्यादि इत्यादि। अब उन्हें शरद पवार के साथ लोहा लेना है, फिर परिवार का नुकसान, क्योंकि सारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स, शुगर मिल्स, एपीएमसी मार्केट्स, यहां पे अगर शरद पवार इन्होंने अपना दमखम दिखाया तो कई जगहों पर अजीत पवार को सत्ता से दूर होना होगा। और नुकसान कौन चाहता है? नुकसान कोई नहीं चाहता। तो एक सत्ता में बना रहे, एक विपक्ष में बना रहे, क्योंकि चुनाव ड्यू है, पार्टी का विभाजन नहीं हुआ है, ये दोनों ही बात कॉमन कंसेंसस पे एडमिट करे और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दोनों तरफ से लगातार आते रहे। अस्पष्टता, यही शरद पवार, अजीत पवार यानी कि पवार फैमिली की सीधी स्पष्टता है। और ऐसे में हमारे सारे दर्शकों को ऐसे कई सारे शोज के लिए तैयार रहना होगा जिसमें हम ये बताएंगे कि फिर किसी ने बयानबाजी में क्या पलटी मार दी। यानी ये अल्टी पलटी का खेल जो है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। दोस्तों अब हम तीसरे पहलू पे बात करते हैं, वो ये कि उनके ये कंफ्यूजिंग स्टेट से किसको क्या फायदा है, किसको क्या नुकसान है। तो दोस्तों शरद पवार के इस कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है वो है शिवसेना, कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि उनके वोटर्स को अभी आप आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप जिसके साथ बैठे हैं वो सही आदमी है या गलत। अगर उनके उम्मीदवार खड़े रहें तो कांग्रेस और शिवसेना को उनके उम्मीदवार को वोट देना है, यानी शरद पवार के उम्मीदवार को वोट देना है, या फिर और किसी को। तो यहां पर एक कंफ्यूजन की बहुत बड़ी जगह दिख रही है। और
बीजेपी भी नाराज, बीजेपी के लिए भी ये माइनस पॉइंट है, क्योंकि जिस शरद पवार को बीजेपी के नेता, दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे तो उन्हें शरद पवार को यानी दाऊद इब्राहिम का पार्टनर कहते थे, इसी आधार पे तो वो प्रचार करते आए और सरकार बनाई, तो वो जिन्हें अपना शत्रु मानते हैं वो बगल में आके बैठ गए। तो अब बीजेपी का कोर वोटर नाराज, और एनसीपी पार्टी का वोटर वेट एंड वॉच, न वो यहां जाएगा न वो वहां जाएगा, वो वहीं बना रहेगा। बाकी दलों में कंफ्यूजन, लेकिन एनसीपी के वोटर में कंफ्यूजन की वजह से जैसे की स्थिति, तो फायदा किसका हुआ? एनसीपी का। यानी वोटरों में कंफ्यूजन या एनसीपी का फायदा, कोई सत्ता में रहे उसका एनसीपी को फायदा, कोई विपक्ष में रहे उसका भी एनसीपी को फायदा, यानी अंत में फायदा परिवार का। और दोस्तों, मैंने जो पढ़ा लिखा देखा और अपना नॉलेज डाला, उससे मुझे लगा कि हो न हो इसी के आसपास पवार परिवार की नीति चल रही है। दोस्तों, मेरा जो ये एनालिसिस है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है ये ठीक है? आपकी राय क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा पेज को लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें, और ये एपिसोड अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।